हेलो प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म नंद किशोर क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने राउल्स लॉ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कवर अप कर लिया था। होप सो कि आपने वो वीडियो देखा होगा या आपको ये कंसेप्ट पता होगा, तभी आप जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ पाएंगे और अच्छे से। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं सर, बच्चों कि हम 7 PM सीरीज एक अपने चैनल पे चला रहे हैं, जिसके अंदर हम सीबीएसई क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, जो कि 2025 में हेल्ड होने वाली है बच्चों। और केमिस्ट्री का हमने पूरा कंटेंट कोशिश की है, पूरा कंटेंट को सम अप करके आपके पास सामने प्रेजेंट करने की। ठीक है, आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहा करेगी हर वीडियो के अंदर बच्चों कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएंगे, बिकॉज वही काम आएंगे। ये वीडियो आज तो देख रहे हो, दोबारा ना देखना पड़े, इस तरीके से एक बार इसको देखना, उसके बाद फिर आपके नोट्स ही आपको दोबारा से याद करने में काम आएंगे। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बच्चों खासियत, यानी किसी की कुछ खासियत होना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होती हैं? ये ऐसी खासियत है किसी सॉल्यूशन की, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड कर रही हो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स किस पे भाई? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो भाई इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी हो जाती है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी होगी। हाँ, तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिख लो बोर्ड वाले बच्चों, जो भी बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं बच्चों, इंग्लिश अपनी सुधार लो, बिकॉज इंग्लिश आपकी हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन whosoever या which depends only upon the number of solute particles are known as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ पार्टिकल पे नहीं। नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं करनी चाहिए, समझ लो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल ले लें। एक कोई सॉल्यूशन है, उसकी एक प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हर सॉल्यूशन की अपनी अपनी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आता है, जैसे पानी का 100 डिग्री आपको पता है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, ये जो किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, क्या ये उसके अंदर जो सॉल्वेंट के एटम्स है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती? बिल्कुल डिपेंड करती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। क्यों भाई? भाई चिपके रहेंगे मॉलिक्यूल, टूटेंगे नहीं और बॉयल नहीं होंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे। इट मींस ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि नेचर पे ना डिपेंड करे, वही हमारी कॉलिगेटिव होंगी। याद रखना बच्चों, यानी बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट बी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रीजन क्या है? समझ गए कि नेचर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कॉलिगेटिव। तो एक नंबर का गिरा हुआ सवाल ऐसे आ सकता है कि भैया टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो लिख देना नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। खैर चलो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप साइंस के, जो कि हमें 3 ही 4 प्रकार की पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर हमें पढ़नी है भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। ठीक है, अब क्योंकि सर ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स के लिए, तो मैं इस पूरे को एक लेक्चर में कवर अप करूंगा, इन दोनों को मतलब, और इन दोनों के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, बिकॉज हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करानी है, इसलिए टाइम लग जाएगा। ठीक है, केवल इनको बता बता के चल जाना ही नहीं मकसद है हमारा, आपको प्रॉपरली सॉल्व कराना, दिखाना है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मोलैलिटी निकालते हैं, कैसे क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हेडिंग लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी चीज समझो, हम जो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं उस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल को मिक्स करना है। क्या करना है? नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना है। याद रखना, नॉन वोलेटाइल हमारा सॉल्यूट रहेगा हर बार हमारे सॉल्यूशन में, और ये हमारा सॉल्वेंट रहेगा। मतलब क्या है? चाय पिया है आप लोगों ने, चाय, तो भैया चाय में क्या होता है सर? सब चाय में पानी होता है, ज्यादातर पानी की चाय पीते होगे, तो वाटर होता है चाय में। और वाटर क्या भैया? एक वोलेटाइल है कि नहीं? वोलेटाइल लिक्विड है, हवा में उड़ सकता है, उसको अगर बॉईल करो तो भाई। लेकिन इसके अंदर जो हम चाय पत्ती डालते हैं, क्या डाला हमने? ये चाय पत्ती डाल दी, मान लो पीली पीली क्या है? चाय की पत्ती है, चाय पत्ती। तो ये क्या भैया? एक सॉलिड है। चाय पत्ती क्या होती है? सॉलिड होती है। और ये किस में आएगी बच्चों? सॉलिड। ये एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, यानी हमने ऐसे ही कुछ टाइप के सॉल्यूशंस की बातें करनी है, तभी हम थोड़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाते हैं। खैर, तो पहले लिख लो बच्चों, हेडिंग लिखो। अपने अपने नोट्स खुद से बना रहे हो ना? पक्का ना? क्योंकि भाई ये चीज बहुत जरूरी है। चलो लिखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो भाई सर समझाइए क्या होता है ये आखिर रिलेटिव
लोवरिंग। अच्छा, लोवरिंग का मतलब पता है ना, लोअर होना मतलब कम होते जाना, कोई चीज का कम होते जाना। जैसे मेरा हाथ ऊपर से नीचे हो रहा है, यानी मेरे हाथ में लोवरिंग हो रही है, कोई भी ऐसी चीजें को लोवरिंग बोलते हैं। अच्छा, किसमें लोवरिंग हो रही है? वेपर के प्रेशर में। अच्छा, वेपर प्रेशर पता है ना, कोई एक बंद कमरे में, मतलब बंद कंटेनर के अंदर लिक्विड अगर भरा है और उसको अगर मैं क्या करूं, नीचे से हीट करूं, नीचे से आग लगा दूं इसको, तो इस कंटेनर में क्या होगा भैया? बुलबुले बनेंगे सर। बुलबुले ऊपर जाके टकराएंगे और कुछ प्रेशर एग्जर्ट करने लगे, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर बना देगा, फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई कुछ सर प्रेशर आने लगेगा, इसी प्रेशर को हम बोल देंगे क्या सर? प्योर कंपोनेंट का प्रेशर, अगर केवल और केवल ये प्रेजेंट है उसके अंदर। ये सारी राउल्स लॉ में बातें हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा सर? एक्चुअली हमने जो सॉल्यूशन बनाया बच्चों, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला है। क्या डाला है? नॉन वोलेटाइल। एनवी लिख दे रहा हूं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की वजह से हुआ क्या? शुरू में पानी के मान लो एटम्स से, पानी को मैं पीला बना रहा हूं, पानी क्या है? वोलेटाइल है। अब क्या हुआ, जब आपने भैया सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल चीज भी डाल दी है, तो नॉन वोलेटाइल के एटम भी आ जाएंगे, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। अब नॉन वोलेटाइल का एटम हो सकता है किसी वोलेटाइल वाले को दबाए हो। अब नॉन वोलेटाइल तो नहीं चाहता है ऊपर जाना, तो ये इस वाले को भी ऊपर नहीं जाने देगा, समझ लो। लेकिन अगर मैं प्योर स्टेट की बात करूं, मतलब केवल और केवल क्या हो उस समय? सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट होता, तो सॉल्वेंट के रोकने के लिए कोई और एटम है नहीं, सॉल्वेंट के ऊपर भी किसका ही एटम होगा? होगा सॉल्वेंट का ही, तो वो उड़ जाएगा। यानी सॉल्वेंट के केस में जो वेपर प्रेशर आ रहा होगा, मान लो लेट से पी नॉट ए आ रहा है, तो पी नॉट ए होगा। पर इस केस में जो वेपर प्रेशर आएगा, मान लो ये पी ए आया, किसका? ए का प्रेशर अब निकाला, तो वो पी ए आया। अब डेफिनेटली क्या होगा कि ये पी ए सर कम हो जाएगा इससे। क्यों कम हुआ, समझ रहे हो क्या? पी ए विल बी लेस देन पी नॉट ए, बिकॉज सर कुछ एक एटम्स को उड़ने नहीं दिया उस नॉन वोलेटाइल गद्दार ने, ठीक है। उसको तुमने मिलाया कि सॉल्यूशन बन जाए, उसको बढ़िया रहे। पर इसने क्या किया, जो उड़ना चाह रहा था उसको भी नहीं उड़ने दिया, क्योंकि खुद तो नहीं उड़ता है, खुद क्या है? एक नॉन वोलेटाइल है, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? लोवरिंग आ जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो गया ना, तो इसी को लोवरिंग बोला है। अब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मत लिख देना कि इट इज अ कॉलिगेटिव, ना ना ना। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे एक एक नंबर के सवाल मत गलत करना। मतलब क्या है सर, समझाइए थोड़ा सही से। समझाता हूँ बढ़िया समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला कि सर शुरू में पी नॉट ए था, बाद में पी ए हो गया। बाद में कितना हो गया भाई? पी ए हो गया। अरे क्या यार, ये ना कभी कभी बड़ा परेशान कर देता है। तो भाई कुछ चेंज आया होगा, बिल्कुल सर, इतने का चेंज आया होगा। ये क्या है? चेंज है, देख सकते हैं ना, शुरू में इतना था, बाद में इतना हो गया, तो चेंज कितने का? डेल्टा पी आ गया, डेल्टा पी ऑफ टी। अच्छा सर, राउल्स लॉ ने बोला था पीए को हम लिख सकते हैं सर, किसी भी उसके पी ए को हम लिख सकते हैं, मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ रख देते हैं सब। तो डेल्टा पी ए क्या आ जाएगा? डेल्टा पी ए विल बी पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए एक्स। अब जिन बच्चों के बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, इसीलिए बोला बच्चों, वीडियो या फिर आपको कंसेप्ट जो पता होना चाहिए। राउल्स लॉ से कैसे लिख लिया मैंने, किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है, उसको हम उसके प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर इनटू मोलर फ्रैक्शन ऑफ दैट लिख सकते हैं प्रोडक्ट के टर्म। यही तो राउल्स लॉ है यार, अब ये नहीं पता तो मैं क्या बताऊं। चलो इतना लिख लिया। अब पी नॉट ए कॉमन निकाल लो भाई, इधर है डेल्टा पी ए, पी नॉट ए कॉमन निकाल लिया अगर, तो ये बन गया 1 माइनस का 1 माइनस एक्स। अब पी नॉट ए, डेल्टा पी नॉट ए का मतलब क्या है? पी नॉट ए माइनस पी ए। भाई डेल्टा पी का मतलब क्या है? यही चीज तो है, यही लिख दिया मैंने। अब डिवाइड में इस पी नॉट ए को ले, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 माइनस एक्स से। क्या होगा सर? अरे भाई अगर कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मतलब दो चीजें उसमें प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दोनों का सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर सम 1 आना चाहिए, तो भैया सर एक्स को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स से क्या एक्स बी के बराबर होना चाहिए। तो यही चीज एक्स बी के बराबर हो जाती है। एक्स बी क्या है? एक्स बी याद रखना, नंबर ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन है किसका भाई? सॉल्यूट का। ये क्या है? बी हमारा सॉल्यूट था, और वेपर प्रेशर ए था ना, ए का वेपर प्रेशर कम हुआ, तो किसका प्रेशर कम होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है। और इस चीज को क्या बोला गया यहाँ पे? ध्यान से देखो, तो ये तो लोवरिंग है, चेंज होना मतलब लोअर होना वैल्यू को, लेकिन चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, मतलब चेंज कितने का आया? डिवाइडेड बाई बटे इनिशियली कितना था भाई? इतना चेंज आया, डिवाइड बाई इनिशियली कितना? पी नॉट ए।
इस चीज को बोला गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। यहां से हमने बोला मोल फ्रैक्शन क्या है, एक तरीके का नंबर ही तो होता है 1 2 3। तो हमने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इट विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या फिर बोले इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कितने आपने बी के पार्टिकल डाले थे। बी मतलब क्या, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लिख लेना ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपने एंटर किया था। क्या चीज समझ आती है? आती है तो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों? लिख लिया? चलो अब इस पे बेस भैया क्वेश्चन करते हैं, और तो कोई तरीका नहीं इसको समझने का। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इतना है। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट ऑफ बेंजीन को क्या लिख लें, C6H6 लिख लेते हैं, ठीक है। ये दे रखा है 0.850 बार, ठीक है। ये वो वाला बार नहीं है, यूनिट है। बार क्या है, प्रेशर की यूनिट है। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना अभी धीरे धीरे वेंट ऑफ फैक्टर जब तरफ चलेंगे तो हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं। अभी बस इतना समझो, एक नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट भैया सॉल्यूट हमने ऐड कराया जिसका वेट था 0 पॉइंट इतना, यानी ये कोई सॉल्यूट है हमारा सॉल्यूट जिसका वेट कितना दे रखा है भाई, वेट दे रखा है सर 0.50 ग्राम। इतने ग्राम हमने उसको डाला है। इज एडेड इन 39, यानी सॉल्वेंट का भी वेट दे रखा है। सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है हमारा, जिसका वेट है 39.0 ग्राम। वेट देने का मतलब बच्चों क्या होता है, आपको मोल्स दे रखे हैं, क्योंकि मोल क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मास दे ही रखा है। मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का भी निकाल सकते हो, और सॉल्यूट का ही हमेशा पूछा ही होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखा। खैर फिर क्या दे रखा है हमें, मोलर मास इतना दे रखा है। ये मोलर मास किसका है, बेंजीन का ही दे रखा है। खैर हमें ताकि निकालना ना पड़े, हालांकि निकाल सकते हो कि नहीं, C6H6 का मॉलिक्यूलर मास, अरे यार ये आता है 78 mu या फिर ग्राम पर मोल दे रखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इतना। वेपर प्रेशर कितना आ रहा है सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी पी टोटल दे रखा है, वो दे रखा है आपको 0.845 बार। बोलो ये वेपर प्रेशर आ रहा है। देखो यार अब समझो थोड़ा सा बात को, शुरू में जब हमारा बेंजीन मस्त अकेले था तो वेपर प्रेशर बना रहा था मस्त इतना। अब उसके साथ एक गद्दार आ गया है। गद्दार कौन है भाई, यही तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। ये सॉल्यूट जो है ये नॉन वोलेटाइल है, उड़ना नहीं चाहता है और दूसरे को भी रोक लेता है। तो जो प्रेशर बनना चाहिए था 0.850, वो बेचारा घट गया। कितना घट गया, इतना घट गया। तो डेल्टा पी कितने का आया सर, डेल्टा पी आया इसमें से उसको माइनस करो सर 0.005। क्या यही है, अब बार में कर देना, मतलब बार के अंदर इसको भेज देना, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या, ये चीज समझ आ रही। अरे भाई यार ये तो गिरे हुए लेवल की, मतलब मैंने कैलकुलेशन कर दी, इतना समझ आ रहा है क्या, 0.05 इतने बार का चेंज आ रहा है। और हमें तो भैया सर लिखना क्या है, हमें तो बेसिकली ये लिखना होता है डेल्टा पी अपॉन पी विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो था ना यार, पिछले उसको भूलो मत यार, भूलो मत, लिखा था ना, कहाँ गया, ये रहा। डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके भैया, सॉल्यूट के सर। तो भाई फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, यही चीज हमें करनी है। आंसर आने वाला है। हमें पूछा क्या भैया, सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि कुल मिला के मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लोगे सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन, ओ सॉरी बेंजीन C6H6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल ही सकते हो, यहां से ये हमारा एक अननोन हो जाएगा, बराबर इस इक्वेशन में डेल्टा बी भी पता है। इनिशियल प्रेशर कितना था भाई, इनिशियल प्रेशर था सर, मस्त था जब अकेला बेंजीन तो मस्त मजे में 0.850 बार बना रहा था, ठीक है। बराबर कर देना इसके यार, अब इसको सॉल्व तुम लोग कर लेना, टाइम वेस्टिंग है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल के कमेंट डाउन कर देना, टाइम स्टैम्प लिख देना, ठीक है। क्या कंसेप्ट समझ पाए बच्चों? अब यार ये तुम पे छोड़ो कि ना छोड़ो, अरे यार तुम लोग पे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो मैं इसको भाई लिखता हूँ अगले एक पीपीटी के अंदर, थोड़ा सा जगह बढ़ा लेते हैं सर। जगह क्या होता है सर, अरे जगह बनाना पड़ता है लाइफ में भी, ठीक है। तो यार ओहो मैं भूल गया क्या था। खैर हमें लिखना था बच्चों सर 0.005 अपॉन 0.850 बराबर 0.005 अपॉन 0.850 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस मास कितना था भाई बेंजीन का हमारा
बेंजीन के मोल्स लिख ही देते हैं। देखो बेंजीन का मास हमारा था 39 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या आ जाएंगे 6 हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना था 78 था 78। क्या ये 1/2 आ रहा है? हाँ सर ये तो एकदम ही मस्त 1/2 हो गया ना। हाँ 1/2 हो गया। 1/2 यानी बेंजीन की मोल फ्रैक्शन आ गया 0.5। अच्छा बेटा जितना मोल फ्रैक्शन इसका है और उसको अगर जो हमारा सॉल्यूट है उसको मिला दे मोल फ्रैक्शन को, तो दोनों को मिला के 1 आना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया भैया कि सर मोल फ्रैक्शन जो होगा हमारे सॉल्यूट का वो भी आ जाएगा कितना, हाफ के बराबर। तो डायरेक्टली यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना यार, इसको ही सॉल्व कर लो। ये हमारे मोल्स आ गए इसके 0.5, ये मोल्स आए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, मैं मोल फ्रैक्शन कंफ्यूज हो रहा था। खैर अब इसको इधर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको पॉइंट हटाओ यार। ये हो जाएगा 5 ऑफ, चलो छोड़ो, 5 ऑफ एन बी प्लस का 0.5 इंटू में 5 यानी 0.25 बराबर 850 ऑफ, हट जाओ, 850 एन बी। अब भाई 850 एन बी उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 850 एन बी उधर जाएगा तो 845 डिवाइडेड 845। ये चीज समझ पाए क्या बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आ गया, इतना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सर होता क्या, मास ऑफ बी बटे मॉलिक्यूलर मास। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ही है, ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमसे पूछा क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ही सर पूछा था मेरे से। क्या पूछा था, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो भैया अब तो आंसर सवाल आ ही गया सर। मास कितना दे रखा है इसका 0.50 ग्राम। कहाँ गया इसको ना, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो हमें सर दे रखा था मास इसका 0. बराबर 0.5 था कि 0. बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं, डेटा ना कहाँ गया। मास हमें दे रखा था बेटा इसका 0.50 ग्राम, यानी 0.50 बटे में मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाएगा बच्चों, ये चीज बराबर है किसके 0.25 अपॉन इतना, तो हो जाएगा 0. देखो 0.25 2 जा और ये इधर चला जाएगा और वो उधर आ जाएगा, 845 मल्टीप्लाई बाई 2, इतना कुछ मॉलिक्यूलर मास हमारा निकल के आ जाएगा। एक पल को देख लेना भैया कैलकुलेशन वगैरह कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। हालांकि इधर मैं देखूं तो आंसर आ रहा है इधर बेटा 170 ग्राम पर मोल। कहाँ गलती कर दी भाई, कोई गलती दिख रही है क्या? 175 सर गलत तो हो गया बेटा। हमें मोलिकुलर मास देखो आंसर में लिख देता हूँ 170 ग्राम पर मोल दे रखा है। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बार बार। क्या यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये मैं मोल फ्रैक्शन रखने में गलती कर रहा हूँ क्या? इधर तो क्योंकि सॉल्व सही है। इक्वेशन 845 नीचे आएगा, इसको लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हो गया इसका 0.50, इधर 0. अच्छा 5 इंटू में 0.5 क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 10 तो ये आएगा 2.5। ओके ये चीज हमने 0.025 लिख दिया। देखा, यही सब पेपरों में गलतियां नहीं करनी है बच्चों, यही सबसे होता है, IIT नहीं हो पाता है, ठीक है। खैर तो इसको लग दो भैया 2.5। तो पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 बढ़ाओ, इधर पॉइंट हटाओ, इधर 2 0 बढ़ाओ। अब 25 से कम 25 दोनों कर दिया, ठीक है। अब नीचे है 2/100। थोड़ा सा मैं फिर से इसको सॉल्व करता हूँ, ये अब आ जाएगा शायद से। ये है सर 2/100 और बराबर है 1 में 8450 के। 100 उधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो 100 इधर गया और 2 नीचे आ गया, बराबर हो गया सर मॉलिक्यूलर मास, ओ सॉरी 1 मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 8450/100 और गुणे में 2 कर देना। तो इसका 2 गुना कितना होगा सर, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 4 जा 8 9, 8 2 जा 16 बटे में 100 था। ओ हो आंसर आ गया सर 169
ग्राम पर मोल आ रहा है, तो पर इसको 170 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया भैया? देखा बच्चों, खैर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हम ना करें तो पेपर में आंसर हमसे आ सकता है, पर अगर टीचर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है तो बच्चे को थोड़ा सुधर के करना चाहिए, ठीक है। चलो इसी एक बढ़िया से क्या बोलते हैं इसको सीख के साथ, एक बढ़िया सी मॉरल वैल्यू के साथ अब इस क्वेश्चन को आप लोग घर में करना, वरना फिर से मेरी वो खो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं, थोड़ा मजाक कम करते हैं। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो यार पहले तो समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? हमें तो पता ही नहीं सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बस फीलिंग पता है बॉइलिंग पॉइंट में कोई बॉयल हो जाए। देखो इसको बोलते हैं यार द टेम्परेचर at which the pressure या वेपर प्रेशर, अरे हट जाओ, the temperature at which the vapor pressure of a solvent become 1 atmospheric pressure is known as boiling point of that solvent. Boiling point of that solvent. solvent खैर समझ लो मतलब क्या है। देखो यार फिर से एक पतीला ले लो, मतलब बंद कमरा जिसके अंदर पानी भरा है और नीचे से हीट कर रहे हो इसको, धीरे धीरे बुलबुले बनेंगे, ऊपर जाके कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है ये 180 हो जाए, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी है पर जरूरी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों है देखो इसको थोड़ा, यार ये क्या क्वेश्चन एडिटर को ना क्या बताऊं मैं बच्चों। खैर चलो इसने पेज भी नहीं दिया है, मेरे को ही पेज अलग से लाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आजा भाई। तो यार कहाँ थे हम लोग, इतना एडिटर परेशान करने लग गया मुझे। खैर मैं कह रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, वो तुम भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करा दूं। किसकी ग्राफिकल एनालिसिस सर? इधर ले लूं वेपर का प्रेशर और इधर ले लूं टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं भैया किसी एक बंद कमरे में अगर तुम पानी रखे हो, मतलब एक क्लोज कंटेनर के अंदर पानी रखे हो, नीचे से हीट कर रहे हो, तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या होगा? उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्या? जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा बुलबुले बनेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। यानी कुल मिला के टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ेगा, ये इधर आने पे ये ऊपर बढ़ेगा। तो कुछ कुछ ग्राफ भी ऐसा ही आता है, पर लीनियर चेंज नहीं होगा, कुछ कुछ ऐसा होगा। ये किसका होगा सर? सॉल्वेंट का होगा। मतलब जब सॉल्वेंट अकेला था, कौन था? अकेला था। और ये कौन सा सॉल्वेंट है? वही सर वोलेटाइल, क्योंकि हम सारी चीजें किसकी बात कर रहे हैं? वोलेटाइल के अंदर नॉन वोलेटाइल चीज को डालने पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट अकेला था। होता क्या है जब तुम कोई नॉन वोलेटाइल चीज डाल दे रहे हो तो वो तो उड़ना चाहता नहीं है, इसको भी नहीं उड़ने देता, गद्दारी करता है। और जब गद्दारी कर दिया इसने तो खुद नहीं उड़ा, या मान लो अगर नीचे पानी का मॉलिक्यूल है, ऊपर वो खुद बैठा है, अब इस पानी के मॉलिक्यूल को घसीट के निकल के आना पड़ेगा तब उड़ेगा। यानी कुछ ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, यानी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ जाएगा सेम वही वेपर प्रेशर बनाने के लिए। यानी क्या हुआ, अभी मान लो जो 1 एटीएम का प्रेशर था वो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आ रहा था तुम्हारा T1। कितना आ रहा था? T1 आ रहा था। मान लो, अरे यार सही से लिख दो T1। अरे यार बच्चों मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। मान लो कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट का इतना आ रहा था, यानी T1 इसका क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था शुरू में। अब होता क्या है, जैसे ही नॉन वोलेटाइल चीज डाल देते हो तो भैया यही चीज थोड़ी सी दूर हो जाती है। दूर होने का मतलब क्या है, अब टेम्परेचर तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। भाई इधर जा रहे हो एक्स एक्सिस, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। यानी अब T2 टेम्परेचर, यानी ज्यादा टेम्परेचर देने पे बॉइलिंग होएगी। क्यों? क्योंकि भैया एक गद्दार आ चुका है, वो बॉइलिंग नहीं कराने दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है नॉन वोलेटाइल है, वो उड़ना नहीं चाहता, वो बैठना चाहता है वहीं पे। समझ रहे हो? क्योंकि उसके बेसिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, ऐसे समझो। तो क्या हुआ सर, ये बातों ही बातों में आपने मुझे ग्राफ पढ़ा दिया।
ये ग्राफ किसका है बच्चों? ये किसका है? ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन मतलब जब वो गद्दार आ चुका है, समझ लो, थोड़ा पढ़ाई के उससे भी समझना कि जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया है उस टाइम पे थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर उतना ही है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, सेम वेपर प्रेशर यानी 180 वाला लाने के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गया। एलिवेशन मतलब देखो चेंज आया, डेल्टा टी हुआ, लेकिन ये जो चेंज है ये कम नहीं हुआ है, मतलब चेंज डिक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग वाला है। इसीलिए वहां हमने पढ़ा लोअरिंग, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या हुआ बच्चों? एलिवेशन हो गया, बढ़ गया। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। चलो इसको बना लो, आगे बढ़ते हैं। बना लिया? चलो फिर से यार ये ना क्या बोलूं एडिटर को, मैं बार बार इसको, मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है ना, रखा ही किस लिए इसको। खैर तो देखो यार मजाक कर रहा हूँ, काम अपना खुद से ही करना चाहिए, ये सब छोटी मोटी चीजें, आखिर उन्होंने इतना पीपीटी बना दिया यही मेरे लिए बहुत बात है। ठीक है, खैर कहां थे, हाँ सर चेंज आ रहा था टेम्परेचर का, ठीक है, किसके? बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये चेंज क्या रहा होगा? चेंज क्या रहा होगा बच्चों? हमेशा चेंज रहेगा फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही तो चेंज रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही डेल्टा टी है। कुछ बुद्धिमान लोगों ने बोला कि जो डेल्टा टी बी है ना, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैलिटी। क्या मतलब है? मोलैलिटी। अब सर मोलैलिटी क्या होता है? जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं समझा, अब यहाँ पे खाएगा, मार खाएगा। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा? वही गद्दार वाला, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी में रखना होता है, बस इतना अगर आपको पता हो। मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम रखते हैं और नीचे लीटर के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता है बेसिक। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं भाई? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल पर केजी वगैरह। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया बच्चों, तो ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था ये आया हमारा केबी इंटू में एम के, वेयर केबी इज अ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अलग अलग नाम है, याद ही रखना पड़ेगा। अब तुम लोग भी जाके कुछ काम हम करो तो राम कांस्टेंट, सीता कांस्टेंट, ऐसे ऐसे कांस्टेंट भी आए। ठीक है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम दिया गया। ये होता क्या है इसको भी डिफाइन करते हैं, पहले इतना लिख लो। लिख लिया बच्चों? ओके चलो यार, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देता हूं मैं। इस बार एडिटर को कुछ नहीं बोलूंगा, एडिटर भाई अपना बहुत अच्छा भाई है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट सर आया है डेल्टा टीवी, जो आप लोग बुकों में देखते होंगे, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एन एम। ये केवी क्या है बच्चों? अगर केवी को ध्यान से देखो तो ये डेल्टा टीवी अपॉन में एम ही है। तो डेल्टा केवी की यूनिट क्या हो जाएगी? डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी की क्या होती है भाई? मोल पर केजी, केजी ऊपर चल गया, या डिग्री केल्विन मोल पर केजी ऊपर, समझ रहे हो? इस तरीके से कुछ कुछ यूनिट आएगी। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? एक तरीके से अगर मोलैलिटी को 1 कर दे तो केवी बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? चेंज इन, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो केवी को ऐसे डिफाइन किया है, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये भी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है व्हेन मोलर कंसंट्रेशन, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन becomes what? जब becomes unity, unity मोलल है LAL। ठीक है, मतलब मोलैलिटी अगर 1 हो जाए किसी सॉल्यूशन की, तो उस समय जो उसका सॉल्यूट तुमने जो डाला है उसकी वजह से जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, वही इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है केबी। हालांकि केबी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। केबी बराबर कुछ मतलब टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब कुछ कुछ फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे, पर हमारे सिलेबस में वो सब चीजें है नहीं, तो हम उसको देखते नहीं है, बस उसकी यूनिट और डिफिनेशन हमारे वो इम्पोर्टेंट होती है। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े। ठीक है, अब इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लेक्चर बड़ा हो गया है। चलो
एक क्वेश्चन है आपको, मैं देख लेता हूँ कैमरे में, सब कुछ प्यारा सा दिखाई दे रहा है। ओह बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत से दिखाई दे रहे हो तुम लोग। चलो तो बॉइलिंग पॉइंट तो बेंजीन इतना बॉइलिंग पॉइंट यानी टी और बेंजीन दे रखा है आपको 353.23 केल्विन में दे रखा है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसी टाइप के मतलब दे रखा है। When 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना डाला गया है 1.80 ग्राम। याद रखना ये एनवी है, कौन है, गद्दार है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इतने को डिसॉल्व किया इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी हमारी सॉल्वेंट का फिर से कंसंट्रेशन दे दिखा है 90 ग्राम। तो सीधे आप मोल से लिख सकते हो, 90/78 था हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया तो यहाँ से कुछ मोल्स आ जाएंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है अभी, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि पता है ना आपको अलग अलग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे C6H12O6 ये भी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल है। C12H22O11 ये भी एक नॉन वोलेटाइल है। NH2CONH2 ये भी एक नॉन वोलेटाइल है, इसको यूरिया बोलते हैं, इसको केन शुगर, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो इनमें से कुछ भी हो सकता था, तो हमें मॉलिक्यूलर मास तो नहीं पता था। वही हमसे क्या पूछता भी है हर बार क्वेश्चन, पर हमें क्या बता रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन रेज टू इतना, मतलब जब हमने इतनी ग्राम क्या डाल दिया, गद्दार को डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डाल दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, क्योंकि उड़ाना नहीं चाहेगा, हमें ज्यादा एनर्जी या ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उड़ाने के लिए। तो बढ़ा कितने से, इतने से, बॉइलिंग पॉइंट रेज टू इतना, कितना 354.11 केल्विन, यानी टी फाइनल कितना दे रखा है भाई, सर इतना दे रखा है। तो डेल्टा टी कितने का आया भाई, ये इनिशियल है, टी बी नहीं, टी इनिशियल कर लो जाओ। ओह अरे बाप रे, ये क्या हो गया इतनी बड़ी स्केल, तो मतलब इरेजर को थोड़ा छोटा करते हैं, हट जाओ ओके। तो ये क्या बच्चों, टी इनिशियल दे रखा था, तो भाई हट जाओ यार, इस टी इनिशियल दे रखा था, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो यानी कि हम 354.11 से 353.23 केल्विन को माइनस कर लेंगे, यही डेल्टा टी आ जाएगा। और हमें सर फॉर्मूला आपने तो बता ही रखा है, डेल्टा टी बराबर केवी इंटू में मोलैलिटी, और यहाँ से मैं आंसर निकाल दूंगा। मोलैलिटी को क्या लिख लेंगे भैया सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स याद रखना, सॉल्यूट के मोल्स यानी आपको पता नहीं है तो आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 1.80 बटे मॉलिक्यूलर मास को x मान लो, जो कि हमें पूछा गया है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है, कौन है, मतलब बेंजीन है, बेंजीन कितना डाला है, तो इसका मास कितना है, और याद रखना मास को केजी में रखना है। तो मास है सर इसका 90 ग्राम, और गुणा 10⁻³ कर देना, केजी में आ जाएगा। और इसी चीज को बराबर कर देना किसके, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना पहले तो केबी से, इसको मल्टीप्लाई करना केबी से, हट जाओ, केबी जो कि दे रखा है आपको, केबी फॉर बेंजीन इज 2.53 केजी पर मोल, तो यूनिट भी ठीक है, बराबर कर देना इसको बच्चों डेल्टा टीवी के, जो कि ये डिफरेंस आएगा। और इसको करके यार इक्वेट कर लेना, एक्स की वैल्यू निकाल देना। मैं एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ कॉपी बुक से देख के, चीटिंग करके, पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू बच्चों आ रही है 57.5 ग्राम पर मोल, कितना आ रहा है लिख लो 57.5 ग्राम पर मोल। बच्चों देखो पेपर में आपको सॉल्व करना है, सीरियसली सॉल्व करो यार, ये देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए समझ आता है, पर कंसेप्ट आपको तभी रिकॉल मतलब पेपर में होगा जब हम एक बार को सॉल्व करे होंगे। वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसीलिए धीरे धीरे करता हूँ, हर चीज आपको बारीकी से सोचता हूँ बताने की, बच्चों की तरफ समझाता हूँ, ताकि जब आप इसको एक बार कॉपी में लिखोगे ना, आप तो वीडियो बार बार बैक करके देख सकते हैं, और कुछ नहीं समझ आता है एक बार, लेकिन आपने कर लिया ना इसको अपनी कॉपी पे बढ़िया से, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। और ये सभी एनसीईआरटी के इसलिए लेता हूँ क्योंकि बोर्ड एनसीईआरटी पे ही फोकस करता है बच्चों। अब मैं कल को आईआईटी के लिए पढ़ाता होता तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता, इसमें आपको फालतू फालतू इतना चीज है, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराता है, इसको रिलेट कर देता किसी और चीज से, तब आपसे क्वेश्चन पूछता, समझ लो। पर अभी हमारा जितना ओरिएंटेशन है, जो हमारे बोर्ड्स के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तभी आएगी बच्चों जब आप एक एक स्टेप को बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के लिए आपको एक नया क्वेश्चन दे देता हूँ और घर में इसको सॉल्व करना, ठीक है सब सर, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे बाकी की दो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बच गई हैं, कौन कौन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अच्छा एक टॉपिक बच गया था मेरा,
एजियोट्रॉप के बारे में बच्चे लोग बोल रहे थे, एजियोट्रॉप सर आपने नहीं बताया। तो बच्चों एजियोट्रॉप क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बताना चाहूंगा बिकॉज एनसीईआरटी में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जस्ट ऐसे सॉल्यूशन को बताने के लिए। ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों जिनमें सॉल्यूशन में क्या होगा सर, कुछ सॉल्यूट होता है, कुछ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। तो ऐसे सॉल्यूट सॉल्वेंट लोग जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो लगभग लगभग कांस्टेंट हो, क्या हो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, मतलब बराबर रहे, तो एजियोट्रॉपिक को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, बॉइलिंग सॉल्यूशन। अब जब इनका बॉइलिंग पॉइंट ही सर सेम है तो इनको आप कभी अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। याद है डिस्टिलेशन मतलब उड़ाते मतलब इवेपोरेट करते जाओ और फिर उसको छान के अलग कर देते हैं। पर क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तभी तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। सेम यानी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का होता है, इस वजह से इनको रिमूव करना या अलग करना, फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। यही बेसिक बेसिक थोड़ी सी चीज दे रखी है। ये जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन होता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है बच्चों। नॉन आइडियल मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे राउल्ट्स लॉ की ये जो बातें थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, आपको पता है हर एक लॉ का क्या है, थोड़ा थोड़ा लिमिटेशंस है। हेनरी लॉ भी ज्यादा प्रेशर हाई हो या बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो तो फॉलो नहीं करता, उसी तरीके से ये लॉ है कभी कभी नहीं फॉलो होते। नॉन आइडियल के केस के लिए नहीं फॉलो हो रहा था, और ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इजोट्रोपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। हालांकि दो टाइप के इजोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग। अब इनमें से एक होगा जो राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा डेविएशन दे रहा होगा, एक जो बहुत कम डेविएशन दे रहा होगा, ऐसे ऐसे इसको डिफाइन किया गया है। बेसिक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में इजोट्रॉप का, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे इस वीडियो के एंड में, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं इसको टाइम स्टैम्प करके आंसर भी देना है और सीरियसली स्टडी करना है, ठीक है। और जो कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मैंने प्रैक्टिस शीट देता हूँ हर पेपर में, उसको जरूर सॉल्व कीजिए बच्चों, यही आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर बोर्ड्स में फोड़ना है मेरे साथ लग जाओ, मैं आपका बोर्ड्स निकलवाऊंगा, पर मेरे से या अपने से आप गद्दारी मत कीजिएगा, ठीक है, उस सॉल्यूट की तरह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय, जय।